मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। श्रीमान एसएम खान साहब यहाँ पर 2017 में ज्वाइन किया तो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन नहीं था, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसका कोर्स करिकुलम, एडमिशन प्रोसेस और फैकल्टी कि आप हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो है मीडिया सलाहकार रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल है पीपल्स प्रेसिडेंट। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये स्तंभ जितना ज्यादा मजबूत होगा, लोकतंत्र भी उतना ही सशक्त होगा। पत्रकारों की एक नई पौध को इसी मजबूती के साथ तैयार करने की जिम्मेदारी आज हमारे मेहमान श्रीमान एसएम खान साहब के पास है। जी हाँ, आप देख रहे हैं मीडिया मैटर्स यंग तरंग सच की आवाज पर अपने दोस्त अरुणेश कुमार के साथ। और इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्रीमान एसएम खान साहब, जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद अरुणेश। सर, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि जामिया हमदर्द के संस्थापक कुलपति स्वर्गीय जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब थे और वे एक जाने माने चिकित्सक, विचारक, शिक्षाविद थे। कई प्रतिष्ठित उन्होंने संस्थानों की स्थापना की, जैसे कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन है, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी है, हमदर्द स्टडी सर्कल है, हमदर्द पब्लिक स्कूल है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, गालिब अकादमी, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज एंड बिजनेस स्टडीज, ऐसे बहुत से हैं। और जामिया हमदर्द में इसी जो बहुत सारे गुलदस्ते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कोर्सेस हैं, इसी गुलदस्ते में अब एक नया जो है फूल आ गया है जिसको मीडिया और मास कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में 2020 में शुरू हुआ था। 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सीटों की संख्या। आप वहाँ के पहले डायरेक्टर बने हुए हैं, तो एज ए डायरेक्टर आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या विजन है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं? देखिए अरुणेश, आपने सही कहा। हकीम अब्दुल हमीद साहब एक बहुत बड़े विजनरी थे और उन्होंने 1970s में कॉलेजेस बनाए थे। सबसे पहले उन्होंने कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाया जो आज इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है और हमदर्द यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। यूनानी कॉलेज बनाया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनाया, दैट वाज इन अर्ली 70s, देन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। और उनका सपना ये था कि इसको एक यूनिवर्सिटी बने, और जामिया हमदर्द उनके ख्वाब की ताबीर हुई और 1988 में 1988 में ये यूनिवर्सिटी बन गया और उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इसको इनॉग्रेट किया। अब मैंने यहाँ पर 2017 में ज्वाइन किया, तो उस टाइम यहाँ पे मैंने ये फील किया कि एक तो यहाँ लॉ डिपार्टमेंट नहीं था, स्कूल ऑफ लॉ नहीं था, और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण स्कूल वहाँ नहीं था वो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन नहीं था। तो हमने 2018 में इस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया। अब उसमें 2 सेक्शंस, 120 स्टूडेंट्स और अब 4th बैच उसमें चल रहा है। फिर 2020 में स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया, क्योंकि दोनों ही ब्रांचेस ऐसी प्रोफेशनल ब्रांचेस हैं, जैसा आपने कहा कि आज के ज़माने में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इन दोनों ही स्टडीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है, और मीडिया की तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन होकर जर्नलिज्म के फील्ड में आएँ और डिफरेंट ब्रांचेस में जाएं और आपकी तरह से इंटरव्यूज़ लें, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो वी स्टार्टेड इन 2020 दिस स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, और इसका भी बड़ा अच्छा टेक ऑफ हुआ है, और हमारा अब 2nd बैच चल रहा है, यानी कि दूसरा बैच है।
और अभी हमने 50 सीट्स रखी हैं, मगर हम नेक्स्ट ईयर से इन सीट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर से वी आर आल्सो प्लानिंग टू हैव ए मास्टर्स कोर्स इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इन दिस इंस्टीट्यूट। अभी हम लोग एक मीडिया स्टूडियो भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपना प्राइवेट मीडिया स्टूडियो। वो बहुत जल्द, मे बी बाय नेक्स्ट वीक इट विल बी इनॉग्रेटेड। और इस समय के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अफशार आलम, वो भी इसमें पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका भी ये एम है कि ये हमदर्द यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट बने। हमारे पास स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात यह है कि वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, there are students from Punjab, there are students from Bihar, from Haryana, of course from Delhi, majority is from Delhi NCR, but we have representation of throughout the country। और बड़ा मिक्स्ड क्राउड हमारे पास है। यूपी के कई सिटीज से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, बनारस हैं, इलाहाबाद से हैं, अमरोहा से हैं, बिजनौर से हैं, मुरादाबाद से हैं। तो एक बड़ा अच्छा टेक ऑफ हुआ है एंड आई होप इंशाल्लाह इट विल राइज एंड हमदर्द यूनिवर्सिटी द स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन विल आल्सो बी ए वेल नोन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी फिलहाल वहाँ पर बैचलर्स लेवल की शुरुआत की गई है। अभी हमारे पास एक कोर्स है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। इट इज a 3 years course, but very soon we will be starting a master's program, maybe by next year, and also some specialized courses in advertising, public relations, and also courses in Hindi and Urdu journalism. All right. तो आप ये कह सकते हैं कि दरअसल जामिया हमदर्द का जो खूबसूरत सा कैंपस है, मैंने भी वहाँ पर विजिट किया है, तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा कैंपस है और वहाँ पर फार्मेसी, नर्सिंग, आईटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, लॉ और अब जर्नलिज्म की भी शुरुआत हो गई है। तो मेरा इसमें सवाल आपसे ये था कि जो भी अभी कोर्स आपका चल रहा है, एग्जिस्टिंग कोर्स है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसका कोर्स करिकुलम, एडमिशन प्रोसेस और फैकल्टी प्रोफाइल और मीडिया लैब, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें ऐसा है कि अभी पिछले साल जो हमारा एंट्रेंस का प्रोसीजर ये था कि 10+2 के बेसिस पर हम लोगों ने एडमिशन्स लिए। उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शुड बी 50% इन द मेन 4 सब्जेक्ट्स ऑफ 10+2, बट आवर मेरिट हैड गॉन as high as 85%, 90%। यानी हमारा जो पहला स्टूडेंट था पिछली बार, उसका जो फर्स्ट स्टूडेंट ऑन द लिस्ट था, his marks were 90%. तो but it can come down up to 50%। इस साल से हमने ये डिसीजन लिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू कर रहे हैं अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड जामिया हमदर्द हैज गिवन इट्स कंसेंट to be part of that common university entrance test। और उसमें हमने कुछ कोर्स CUET, और उसमें हमारे वाइस चांसलर ने कुछ कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं जिसमें जर्नलिज्म एंड मास कॉम भी एक कोर्स है। तो अब हमारे इस साल जो एडमिशन्स होंगे उसमें द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू CUET, और उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो अगेन बाय मेरिट ऑफ 10+2। जहाँ तक हमारा सिलेबस है, right from the very beginning, from the first semester to 6th semester, we cover almost all these subjects like the history of journalism, mass communication, media ethics and law, principles of communication, language of media writing, English, Hindi, broadcast journalism, advertising, public relations, film making, film appreciation, television production, social media, digital media. We are also touching upon the part of digital marketing as a part of the digital media course. Then we are having course in photo journalism. Recently we had organized a big photo workshop because it is also an essential part of a journalist to learn about photojournalism, and sometimes people become photojournalists also. Then we are
then we also have that every year we will send students for internship, and our internship in the last semester was with Doordarshan News channel, और वो बहुत सक्सेसफुल हुई. स्टूडेंट्स ने बड़ा इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. हम लोगों ने 1 महीने के लिए हमने थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो 4th सेमेस्टर में आ गए हैं उनको टीटी न्यूज़ के साथ 1 महीने के लिए अटैच किया. तो अब इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर्स में भी, और जो नया बैच आया है उनको भी डिफरेंट चैनल्स के साथ, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के साथ वी विल अटैच. अभी हमने और स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के वी हैड सेंट टू वेरियस न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट पोर्टल्स and social and also to learn experience of social media exposure. So also please sir, tell us about your staff, your faculty members, teaching and non-teaching staff, because you are running a full-time department, so I think there should be a proper teaching staff. And what will be the eligibility criteria for the selection of our teaching staff? Are you considering only those person who are working in the industry, or those candidates who have the NET or PhD? So tell me something about the faculties. नहीं, हमारे यहाँ फैकल्टी 2 तरह की है. एक तो वो फैकल्टी है जो प्योरली एकेडमिक्स में है, जिसको यूजीसी के क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना होगा. जैसे आपने कहा, द पर्सन मस्ट बी ए PhD in mass communication and also have some experience also. और नेट क्वालिफाइड भी होना चाहिए, यूजीसी का रिक्वायरमेंट है. दूसरा जो हमारा स्टाफ है वो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जिनको हमने सेलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन मीडिया. दे आर द मीडिया प्रोफेशनल्स एंड वी कॉल देम मीडिया प्रोफेशनल्स. So they are teaching various subjects which are totally practical oriented subjects. So they are associated as a guest faculty or visiting faculty. They or are full-time associated. faculty. Yeah, you are right. They are associated right now as guest faculty, and we are having about 12 media professionals which are associated with us as guest faculty, and they are playing a very important role in running the course. Earlier they were taking online classes, but since this physical classes have started, they are coming to campus to take the classes. All right. So basically, I have seen the website of Jamia Hamdard University, and I have gone through your department, and I find only 3 names there as a full-time. One of your name as a director. So my next question is are you looking for the full-time recruitment for the faculty members of your department? Yes, exactly. In fact, we have advertised. Right now we are having 2 assistant professors who are full-time assistant professors, and they are PhD in mass communication. Then recently we have advertised the post of a professor, an associate professor, and 2 more assistant professors. So the program is to have the complete academic staff very soon, and then these guest faculty who are the media professionals, they will also continue. All right. So sir, इसमें एक कंफ्यूजन ये आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के, जब हम फैकल्टीज की बात करते हैं कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हमें ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए हमें इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको हमें एज ए फुल टाइम फैकल्टी कंसीडर करना चाहिए. और रिसेंटली एक अपडेट आया है यूजीसी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस या असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए. आपको क्या लगता है कि जर्नलिज्म जैसे कोर्स को रन करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी फैकल्टी के लिए, वो क्या यूजीसी नेट PhD होना चाहिए या फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है, आई एग्री विद यू एंड आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि द मोर लाइक वी शुड हैव a mix of staff, and the people who are having industry exposure, who have worked in media for a long time, they should also be there in quite good numbers, क्योंकि about half of the syllabus or more than half of the syllabus is totally practical oriented, and those who are having, and we are having academic papers also
for that, the people who have done their PhDs and those who have not qualified like other academic staff, faculties, they are competent for that. But for practical exposure, for practical oriented papers, we need people who have industry exposure. And they should also be taken on a regular basis. Not only guest faculty, they should be taken also on a regular basis. All right. एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है as the regular staff. मीडिया एकेडमिक्स को लेकर की आपने देखा होगा कि जो कि मैं लंबे समय से मीडिया एकेडमिक्स से जुड़ा हूँ, इससे पहले मैं मीडिया इंडस्ट्री से भी जुड़ा रहा हूँ. आई एम ए मीडिया प्रोफेशनल टर्न्ड मीडिया एकेडमिशियन. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? Yes, yes. तो मेरा सवाल ये था कि अक्सर हम लोग क्लासरूम में मीडिया लॉज, मीडिया एथिक्स, मीडिया के प्रिंसिपल, पत्रकारिता के सिद्धांत, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाते हैं और एज ए टीचर हमें उनको सिखाना भी चाहिए. लेकिन जब वो हमारा स्टूडेंट न्यूज रूम में पहुंचता है तो जो न्यूज रूम का डायनेमिक्स है, जो न्यूज रूम का व्याकरण है, वो पूरा बदला सा रहता है. ऐसे में क्लासरूम और न्यूज रूम के बीच में सामंजस्य कैसे बने, इसके बारे में आपको क्या लगता है और एक मीडिया टीचर को क्या किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? इसके लिए ये है कि देखिए, जितना उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जा सके, एक तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कराने की जरूरत है. हम लोगों ने अभी ये शुरू किया है कि हम उनको असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं. अभी मैंने एक वर्कशॉप कराया, उसमें मैंने इन बच्चों को ये कहा कि जो इस टाइम के बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उस पर आप यू हैव टू वर्क. सपोज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो उसमें हमने ये कहा कि one person should become the spokesperson for government of Russia and another person should become a spokesman for government of Ukraine. इसी तरह से एक मैंने जो इसी तरह का competition कराया about criminalization of politics, that somebody has to represent a particular political party and the other person has to represent another political party, and the third person has to represent the Association of Democratic Reforms, ADR, which is fighting a long battle against criminalization of politics. तो पर्पस यही है कि उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ भी मिले एकेडमिक्स ट्रेनिंग के दौरान. फिर हमने एक प्रोविजन रखा है हर साल इंटर्नशिप का. उस इंटर्नशिप में ये होगा, सपोज जैसे डीडी न्यूज में ये लोग गए, तो they were in the newsroom and they had the real exposure of newsroom of Doordarshan. Right. So these kind of exposures are very much required, so that, as you are rightly said, that once they come out of the university, they should not be feeling that they have come to something else, कि हमने पढ़ा तो कुछ और था, अब यहाँ तो माहौल कुछ और है और हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है. तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है तो यही है कि वो लोग यहाँ से तैयार होकर निकलें. 3 साल में, 3 साल का टाइम सफिशिएंट टाइम होता है, एंड 3 साल में दे कैन बी ट्रेन्ड एज प्रोफेशनल जर्नलिस्ट. राइट. तो दरअसल मेरे इस सवाल का संदर्भ ये था कि वैसे तो जितने भी अच्छे मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, I was associated with IIMC as a contractual faculty for the 3 years. So I have learned a lot of things. So वहाँ मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, मॉक स्टूडियो बेस्ड 1-to-1 इंटरव्यूज होते हैं, फील्ड टीवी पैकेज कराया जाता है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड. लेकिन मेरा सवाल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था सर. मेरा सवाल ये था कि अगर हम एज ए मीडिया फैकल्टी हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि डोंट बी बायस्ड, लेकिन जब वो न्यूज रूम में पहुंचता है और उसका बॉस कहता है कि आपको पैकेज की स्टोरी इस एंगल से लिखना है, तो वो वहां पर डिबेट करता है. मेरे ही स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आपने तो ऐसी बातें पढ़ाई थी, पत्रकारिता के सिद्धांत, पत्रकारिता के आदर्श, और यहाँ पर न्यूज रूम में जाने के बाद मुझसे कहा जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो. अब मैं अपनी जॉब बचाऊं या मैं पत्रकारिता करूं? तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति होती है. इसको कैसे निपटना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है ये डिबेट का, कि जब वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में पहुंचते हैं और उन पर डिफरेंट तरह के प्रेशर्स आते हैं, तो उस प्रेशर्स में क्या किया जाए. क्योंकि अब आपको पता है कि मीडिया हैज आल्सो बिकम like it has been taken over. A large part of media has been taken over by the big corporate houses. Right. ऐसा आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया पे कॉर्पोरेट हाउसेस का कब्जा हो जाए.
और कॉरपोरेट हाउसेस की अपनी पॉलिसीज होती हैं, एंड देयर पॉलिसीज व्हाटएवर यू मे से दे विल बी गाइडेड बाय देयर बिजनेस इंटरेस्ट, बाय देयर कॉरपोरेट इंटरेस्ट, क्योंकि अल्टीमेट तो उनका वो है काम, मगर वो मीडिया में भी आ गए हैं। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है बिटवीन द ओनर्स एंड द प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स। और जैसा आपने कहा कि उसको ऐसी डायरेक्शन मिलती है कि इस पैकेज को इस तरह से बनाइए, इस स्टोरी को इस तरह से बनाइए, अदरवाइज उसकी नौकरी जाने का खतरा हो जाता है। तो उस सिचुएशन के लिए तो एक बहुत बड़ी डिबेट की ज़रूरत है, और उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह का प्रोविज़न करे कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं वो भी कुछ मीडिया चैनल्स या मीडिया के अखबार निकाल सकें, और उसको किसी न किसी तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट, मगर गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, मगर उसमें गवर्नमेंट को बहुत आगे आके आन के एक इंडिपेंडेंट रोल अदा करना होगा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को, कि वो इंटरफेयर भी ना करें, और अगर रियल ग्रोथ ऑफ मीडिया चाहते हैं, रियल फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते हैं, which is very essential in a democratic governance, उसको मीडिया को बढ़ने का मौका दें, और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो न्यूट्रल व्यू रखते हों वो उसको मैनेज करें प्रोफेशनली। कुछ कंट्रीज में इस तरह के एक्सपीरियंसेस किए गए हैं कि जहां गवर्नमेंट फंडिंग भी होता है, मगर उसके बावजूद डिस्पाइट गवर्नमेंट फंडिंग, the people running those media houses, they have an independent view, and right. government very freely fund them also as yes, a part BBC is of the best their, example. BBC is the best example as a part of their national duty. It is a part of their national duty. इसमें ये सवाल नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो ये देखे कि भाई अगर ये मीडिया हाउस मुझे अच्छी पब्लिसिटी दे रहा है या मेरा गुणगान कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट की इससे मदद मिलेगी, और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं मिलेगी। तो वो मीडिया ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करके चलते हैं। मीडिया ऑब्जेक्टिविटी है, इंटीग्रिटी है। यस यस। अब मेरा अगला सवाल आपसे, समझते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेसी in which we have to give quite a good space to media. Right. अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर ही नहीं बल्कि देश के जो छोटे छोटे शहर हैं और कस्बे हैं, वहां पर भी मीडिया के ग्लैमर से प्रभावित होकर एंकर और रिपोर्टर बनाने के नाम पर बहुत सी दुकानें खुल गई हैं। मैं इनको संस्थान भी कहना उचित नहीं समझता। तो ऐसी दुकानों के लिए क्या आपकी सोच है? और इसी से जुड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बीएड के लिए एनसीटीई है, उस जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारे जो है लॉ के लिए, तो क्या मीडिया एजुकेशन के लिए भी ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए? अरुणेश, आई वाज कमिंग टू दिस दैट रेगुलेटरी बॉडी इज नेसेसरी फॉर मीडिया एजुकेशन आल्सो on the pattern of BCI, MCI, AICT and all that, जो सारे आपने नाम लिए, and even for teachers education training बहुत ज़रूरी है। ये भी गवर्नमेंट को इसमें स्टेप लेना चाहिए, और मीडिया एजुकेशन के लिए भी रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है, जिससे ये जो इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ हो रही है, अच्छी बात है, ग्रोथ होनी चाहिए। More and more people should become qualified journalists, but these institutions should maintain a minimum standard. उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी जो इंडिपेंडेंटली इनको असेस करे वो बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट should take a step in this. We would urge Ministry of Information and Broadcasting to come up with this thing of an all India regulatory body for media institutions, media educational institutions. Okay. I am for this. You are in the favor of formulating regulatory authority. लेकिन आपने कहा कि गवर्नमेंट should take a stand on this, especially Ministry of Education और Ministry of Information and Broadcasting. नहीं, Ministry of Information Broadcasting करे या HR या Ministry of Education करे या दोनों मिलकर करे। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि जर्नलिज्म एजुकेशन के लगभग 200 साल हमारे इस देश में पूरे हो रहे हैं, और वहीं यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जो मेंस एग्जाम होता है, उसमें पत्रकारिता और जनसंचार यानी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक मेन सब्जेक्ट के रूप में आज भी शामिल नहीं है।
जबकि उसके लिए छात्र बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारी इस एजुकेशन के 200 साल हो गए और यूपीएससी में वो सब्जेक्ट नहीं आया, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं होना चाहिए। यूपीएससी देखिए एक एग्जाम कंडक्ट करती है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का। बिल्कुल। उसमें दो हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए तो सिविल सर्विसेज का पार्ट है, जिसमें कोई जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का पेपर नहीं है। उसमें वही पेपर्स हैं जो किसी और स्टूडेंट को अवेलेबल है। मगर ग्रुप बी सर्विसेज के लिए इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें ये सब जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं। बट मैं ये बिल्कुल आई एम इन फेवर ऑफ दिस कि मास कम्युनिकेशन शुड बी अ सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज जब सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंग्वेज लिटरेचर है, और बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, तो जर्नलिज्म क्यों नहीं है? और इस तरफ कभी सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? या इसके लिए अब इंक्लूड किया जाए? छात्र प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इसके बाद भी अभी तक यूपीएससी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यूपीएससी ने किया नहीं है। आई थिंक वी शुड ऑल वर्क फॉर दैट। यू हैव गिवन अ वेरी गुड आइडिया। वी हैव टू वर्क टुगेदर। We have to work together for this, and we should urge UPSC because now journalism, ये मेरे ख्याल में इन्होंने इसलिए पहले नहीं किया होगा, मगर अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म अब तो बहुत लोग कोर्स करने लगे हैं, पहले थोड़ा कम था। तो अब तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जो करेगा, ही इज अंडर ग्रेजुएट एंड ही कैन अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो उसका सब्जेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि आप हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो है मीडिया सलाहकार रहे हैं। मीडिया को लेकर के कलाम साहब क्या सोचते थे, क्या राय रखते थे, और जो है उनसे जुड़े जो विचार हैं वो हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, इसलिए आप कुछ ऐसा अपना अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, मैंने एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल है पीपल्स प्रेसिडेंट, जन गण के राष्ट्रपति। उसको हिंदी में भी लिखा है। उसमें मैंने एक चैप्टर है डॉक्टर कलाम एंड मीडिया, मैंने पूरा चैप्टर लिखा है उसमें। बहुत अच्छी बात है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, खासतौर पर हमारे युवा छात्र हैं, क्योंकि ये हमारा युवा चैनल है, यंग तरंग एजुकेशनल चैनल है, तो वो जरूर एसएम खान साहब की इस पुस्तक को पढ़ें। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, तो उसमें एक चैप्टर है डॉक्टर कलाम एंड मीडिया। उसमें मैंने यही लिखा है कि उनके मीडिया से कैसे रिलेशन थे और मीडिया से वो किस तरह से डील करते थे। एक तो मैं ये बता दूं कि ही वॉज ए वेरी मीडिया सेवी पर्सन, मतलब मीडिया को बड़ा पसंद करते थे, मीडिया से कभी नहीं बचते थे, और हर बार जब भी कोई मेरे पास इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आती थी और उनसे कोई मीडिया बंधु मिलना चाहते थे, नेशनल इंटरनेशनल, तो वो हमेशा तैयार हो जाते थे और मैं भी उसमें बैठा करता था, और उसके बड़े फ्रीली वो रिप्लाईज देते थे, ना सिर्फ भारत में बल्कि जब वो विदेशी दौरों पर जाते थे और जहाँ भी कोई मीडिया की रिक्वेस्ट आई, अपने बेइंतहा बिजी कार्यक्रम के बावजूद वो वहाँ की मीडिया से जरूर मिलते थे, वहाँ के अखबारों को इंटरव्यू देते थे, वहाँ के प्रेस क्लब्स को एड्रेस करते थे। उनका मानना ये था कि एक तो वो भारत में ये कहा करते थे कि उनकी एक हमेशा ग्रीवांस रहती थी कि हमारा मीडिया अर्बन मीडिया है, इट शुड बी ए मीडिया फॉर द एंटायर कंट्री। वो हमेशा ये कहते थे कि हमारे यहाँ रूरल रिप्रेजेंटेशन मीडिया में बहुत कम है, ना तो मीडिया में कवरेज होता है रूरल एरियाज का, न रूरल एरियाज की प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सही तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, और ना बहुत से जर्नलिस्ट रूरल एरिया से आते हैं। तो वो हमेशा कहा करते थे। उन्होंने यहाँ पे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को भी एड्रेस किया कई बार, जब प्रेसिडेंट थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में गए उसके ऑफिस में और वहाँ के पीटीआई के जर्नलिस्ट को एड्रेस किया। बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में गए और वहाँ एड्रेस किया। यहाँ पर दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस में गए और उनको एड्रेस किया। बहुत से मीडिया संस्थानों में वो गए एज राष्ट्रपति, क्योंकि वो यही मानते थे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है सरकार का,
और उससे इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह दूसरा जो उनका ये था कि रिसर्च बहुत करनी चाहिए मीडिया के लोगों को। हमारे यहाँ रिसर्च की कमी है। कोई भी रिपोर्ट आप फाइल करें किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी चैनल में, तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय ए रिसर्च टीम। और वो हमेशा ये पूछा करते थे कि आपके यहाँ रिसर्च टीम क्या है। तो उनकी दो चीज़ें बहुत अहम थी। एक तो ये कि इट शुड बी एन ऑल इंडिया मीडिया, इट शुड गिव इक्वल कवरेज टू रूरल एरियाज। दूसरा ये था कि इट शुड बी सपोर्टेड बाय ए प्रॉपर रिसर्च टीम। एवरी स्टोरी, एवरी न्यूज़ आइटम शुड बी डन आफ्टर प्रॉपर रिसर्च। क्योंकि कई बार ये होता है कि हाफ बेक्ड स्टोरीज आर रन, स्केची स्टोरीज आर रन, और उसमें जो रीडर्स होते हैं या व्यूअर्स होते हैं दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, रादर देन दे आर मोर कंफ्यूज्ड। तीसरी चीज़ वो ये कहते थे कि पॉजिटिविटी, जो हम सभी लोग कहते हैं कि मीडिया में निगेटिविटी ज़्यादा है, निगेटिविटी भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर कोई if something is being done wrongly, it should be criticized, but at the same time we should highlight positive stories also, which is also मीडिया very का उद्देश्य सिर्फ नकारात्मक खबरों को दिखाना ही नहीं है, सकारात्मक खबरें भी हमारे समाज में हैं, चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए। कलाम साहब ऐसा मानते थे कि मान लीजिए ये ऐसा मानते थे, मान लीजिए किसी ने बड़ी अच्छी क्रॉप ग्रो की है तो यू शुड प्रोफाइल द फार्मर, यू शुड सेलिब्रेट हिज सक्सेस। किसी ने कोई और बहुत अच्छा काम कहीं किया है तो we should give equal coverage to that person, so that it will encourage the person to do more, as well as the other people would come to know and they will also be contributing to the national progress. तो वो दूसरा ये कहते थे, उनका एक विजन था that India should become a developed nation. उन्होंने वो स्लोगन तो दिया था कि India should become a developed nation by 2020. That we have missed that bus. But we hope that we should become by 2030. But वो कहा करते थे कि media is an important partner in development. Right. Development of nation cannot take place unless and until media becomes an active partner in development of the nation. Right. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time and valuable inputs. Thank you. I hope your inputs will help us and guide our media students. Thank you so much for giving us your time. Thank you, Arunesh. Thank you, and all the best to all those students who are pursuing this study in media and mass comm. Thank you, sir. तो आज के मीडिया मैटर्स कार्यक्रम में इतना ही। आज के हमारे मेहमान SM खान साहब से अब हम अनुमति लेते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और मीडिया को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, हमारी टीम उसका जवाब देगी। और अगले सप्ताह मीडिया मैटर्स में फिर होगी खास मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।